नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, आरक्षण के संबंध में भारतीय ताकत दल पिछले दो कथानकों में, 2 एपिसोड में बताया है और हमारे कुछ भारतीय भाई बहनों की प्रतिक्रियाएं भी प्रतिक्रियाओं का भी संज्ञान ले रहा है। काफ़ी भारतीय भाई बहन सहर्ष इसका स्वागत करते हैं। कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों इस विषय में कुछ उनकी आशंकाएं थी, तो उनको दूर करने का भी वो प्रयास किया गया और उसके विषय में बताया गया कि यह पूरे समाज के लिए और बच्चों के लिए और ख़ास करके जो ये समझ रहे हैं कि वो उसके लाभार्थी हैं, उनके लिए भी जो है वो अभिशाप और नुकसानदेह है। यही बात बताई जा रही है और उसके स्थान पर वो व्यवस्था जो कि ज़रूरतमंद और निर्धन साधनहीन को पूरी आर्थिक मदद दे करके पूरा माहौल माने सीखने का, ट्रेनिंग का वो मुहैया करा करके और एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा भी कि आप इस अवसर का लाभ उठा करके अधिक से अधिक काबिल बनिए। ये जो माहौल है, इससे जो है हमारे बच्चे जो है यदि वो काबिल बनेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा जो काबिलियत के आधार पर होगी। इस एपिसोड में जो आरक्षण के कारण कितना देश किस रूप में वो अभिशाप है, किस रूप में जो है वो विभीषिका बना हुआ है और क्या नुकसान कर रहा है, इस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की जाएगी और यह पूरे देश के लिए त्याज्य है, तुरंत जो है वो छोड़ देने की जरूरत है। अच्छा, इसके पहले इस विषय पर चर्चा हो, प्रकाश डाला जाए। कुछ सुखद बातें जो सुनने को मिल रही हैं उसका वर्णन पहले कर लेते हैं। ये भारतीय अवाम ताकत दल 1.5 साल से ऊपर एक भारतीयता का माहौल लाने की कोशिश कर रहा है और वो भारतीयता का माहौल यह है कि अपने पूरे देश के लोगों में एकता, किसी को भी इस भारतीय एकता का जो विस्तार है,
जो आयाम है, हमारा कोई भी भारतीय भाई बहन छूटे न उसमें, और कोई भी अपने को इससे अलग थलग न समझे। तमाम ये पता है कि तमाम अलग अलग विचारों के आधार पर कि ये जनजाति है, ये अनुसूचित जाति है, यानी जो 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 नाम दिया गया है, और भी जातियों के आधार पर वो और अलग अलग क्या जो भाषाएं बोलते हैं उसके आधार पर जो प्रांत बनाए गए हैं, तमाम इस तरह से जो सेग्रीगेशन है या सेग्रीगेटिव माने वो जो दीवारें बनाई गई हैं, उनको तोड़ करके एक ही चादर, एक ही कवर भारतीयता का वो सबको लाने का, और एक ही मंच है, एक ही प्लेटफार्म है भारतीयता का। और इसमें हमारा कोई भी भारतीय भाई बहन को उसको छोड़ना नहीं है, सबको साथ में ले आना है। और इसके लिए जो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सैयद आजम भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो, और भी इस तरह से जो ये अमर शहीद जिन्होंने अपना खून, अपना प्राणों की आहुति भारत माता की बलवेदी पर इसलिए दिया ताकि हमारा देश वो अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीर से आज़ाद हो सके, हम सभी आज़ाद हो सकें। तो उन्हीं की प्रेरणा के आधार पर ये भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता का माहौल और भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सहयोग, सम्मान, सब कुछ स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। और साथ में यह भी कह रहा है कि ये जो अभिशाप हैं मोहनदास करमचंद गांधी और जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के जो गद्दारों का जो मंडली है, कुनबा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, ये सब गद्दारों की जो कुनबा है, इनको भारत की पावन धरती से और इनके नाम पर पूरे देश में जगह जगह जो इन सबों ने अपने शासनकाल में तमाम संस्थाओं के नाम रखे गए हैं, उसको भी हटाने की ज़रूरत है। और सबसे पहले जो हमारी जो करेंसी है, हमारे जो नोट है, उस पर जो ये मोहनदास करमचंद गांधी की फ़ोटो है, वो हटा करके हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो या उनकी छाया प्रति जो है उसमें लगाने की ज़रूरत है। इस बात को बराबर भारतीय अवाम ताकत दल वो कह रहा है। तो इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल यह बताते अपने भारतीय भाई बहनों को बताते हुए बहुत हर्ष का या बहुत सुखद अनुभव कर रहा है, खुशी का विषय है कि इन बातों से प्रेरित होकर के, और देखिए, और भारतीय अवाम ताकत दल के वीडियो को बड़े पैमाने का दावा तो नहीं करता है,
लेकिन भारत के विभिन्न कोनों में लोग देख रहे हैं जरूर। तो मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि इंडियन करेंसी पर भारतीय जो नोट हैं उस पर जो है गांधी के स्थान पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाई जाए। इस तरह का जो है याचिका मद्रास हाईकोर्ट में किसी ने लगाई है। अब देखिए, भारतीय जनता दल की इस मुहिम का असर हमारे सुदूर दक्षिण तक इस रूप में हो रहा है कि वहाँ से मांग उठ रही है कि हमारे भारतीय नोटों पर जो 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 पात्रता रखते हैं, और चूंकि उससे कोई महान शब्द कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन राष्ट्र महानायक के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र महानायक के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए, जो कि इससे भी बड़े इज्जत के हकदार हैं, उनको प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय जनता दल पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और समर्पित है। तो शुरुआत कम से कम यहाँ से होनी चाहिए कि भारतीय नोटों पर उनकी प्रतिमा हो। ये बराबर इसकी कोशिश है, और YouTube के माध्यम से जो इस संदेश फैला रहा है उसका असर के विषय में ये बताते हुए बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि मद्रास हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका भी लगाई गई है। शायद ये सुनने को मिला है कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हम सीधे भारत सरकार को आदेश तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस राष्ट्र नायक का भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक योगदान रहा है, और हम पूरी न्यायपालिका जो है वो नमन करती है, और उनके योगदान को पूरा देश और देश की जितनी भी संस्थाएं हैं वो भुला नहीं सकती। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि हम आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन सुझाव, एक सजेशन भारत सरकार को जरूर दे सकते हैं कि वो इस पर गंभीरता से विचार करे कि इस राष्ट्र महानायक जिसका कि योगदान भारत की आज़ादी में सबसे अधिक रहा है, तो भारत की आज़ादी में सबसे अधिक योगदान रहा है, ये मद्रास उच्च न्यायालय ने भी माना, और ये बात वहाँ से उठ भी रही है। तो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि हम सुझाव जरूर दे सकते हैं भारत सरकार को कि उनकी आज़ादी की लड़ाई में उनके सबसे अधिक योगदान को देखते हुए, उनके राष्ट्रभक्ति के कद को देखते हुए भारतीय नोटों पर उनकी प्रति, उनकी फोटो, उनकी छाया प्रति जरूर लगाई जाए। इस तरह का सुझाव वो दे सकते हैं। इस तरह का वो माने इस तरह का मंतव्य जो है माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिया। तो ये बहुत हर्ष की बात है कि आवाज़ें जो है अब न्यायपालिका के माध्यम से भी उठने लगी हैं। भारतीय जनता दल तो उस दिन को बिल्कुल देख रहा है जिस दिन ये तमाम ये जो जीएनपीसी के जो गद्दार हैं, मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी,
सोनिया गांधी के नाम से तो नहीं है, लेकिन राजीव गांधी के नाम से है। तमाम नाम जो चिपकाए गए हैं भारत के विभिन्न संस्थानों में, इनका नाम निकाल करके हमारे अमर शहीदों का और हमारे बाबा साहब का नाम वहाँ जो है वो उसको ये संस्थान, ये सारे संस्थानों के नाम हमारे अमर शहीदों और बाबा साहब के नाम से उनको सुशोभित किया जाए। उस दिन को देख रहा है भारतीय वाम ताकत दल उत्सुकता से। और यदि भारतीय वाम ताकत दल की हुकूमत आती है तो उसको वह शीघ्र जरूर करेगा, तुरंत करेगा। तो खैर, इन जो देश के दुश्मन रहे हैं, देखिए ये जो देश के दुश्मन की बात भारतीय जनता दल कहता है, तो ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, वोट बटोरने का नहीं है। इन तथ्यों पर पूरा देश के लोग जाएं और खुद आकलन करें कि ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जो राजीव तक जो है, क्या ये देश के दुश्मन नहीं है? विचार करें इस पर। और तमाम तथ्य तो जो है इस जेएनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकारों ने और उसी इतिहास को हमारे जो है पाठ्य पुस्तकों में डाला गया। हमारे बच्चे उसी को पढ़ करके एक गलत अवधारणा जो है इनके पापों को ढकने वाली, और इसीलिए जो है कोई राष्ट्रपिता बन बैठा है, कोई जो है वो आधुनिक भारत का, और कोई आधुनिक भारत का निर्माता बन बैठा है। कौन? जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, और उसके विषय में भारतीय जनता दल बता चुका है, आगे भी बताएगा, और जब भी मौका आएगा वो बराबर वो बताता रहेगा। तो उनके स्थान पर हमारे इन देशभक्तों की, इन अमर शहीदों को देश याद करे, उनके महत्व को समझे, और इन सभी संस्थानों पर और इन सभी संस्थानों को इनके नामों से जो है, इनके नामों से सुशोभित किया जाए, और कम से कम नाम को ही लेकर के उन संस्थानों का एक उद्धार हो जाए, इसकी परम आवश्यकता है। तो ये इस विषय में ये एक सुखद बात ये सामने आई है। दूसरा कि ये जो देश का अभिशाप जो है, ये राहुल गांधी अभी भी, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और ये मीडिया अभी भी इस अभिशाप राहुल गांधी को आंखों पर उठाए हुए हैं, और उनको एक पब्लिसिटी दे रहे हैं। उनको जिसे भारत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, भारत के बाहर कर देना चाहिए, वैसे तो वो उसका मन भी भारत में नहीं लगता है। इस गद्दार राहुल गांधी का मन भी भारत में नहीं लगता है। तो भारतीय जनता दल तो कह रहा है कि जिसका मन ही नहीं लगता और भारत के साथ गद्दारी भी करता है, तो भारत के बाहर इसको निकाल दिया जाए। इसको कम से कम एक अभिशाप तो कम होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो है उसको मजे लेने का मौका दे रहे हैं, और उसी तरह से जितनी भी देश की दुश्मन माने तंजीमें हैं, संगठन हैं, सबको जो है मोदी जी जो है वो मजे लेने का मौका दे रहे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की
और मोदी जी की गद्दारी है देश के खिलाफ। और तो बताया गया कि ये सब मैंने बहुत बड़े डकैत भी हैं जेएनपीसी वाले। इसी देश का पैसा लूट लूट करके विदेशी बैंक में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है। उस काला धन को लाने के लिए मोदी जी ने चुनाव प्रचार भी किया। 2014 के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान वादा भी किया इस देश की जनता से। जनता ने उनके इस वादे पर भरोसा किया, इनको सत्ता में बिठाया, इनके हाथ में सत्ता दी कि जो है इन डकैतों के द्वारा लूटे हुए काला धन को विदेश से लाया जाए। आज इनकी जबान बंद है, इनकी घिघी बंद है, बात तक नहीं करते हैं ये। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले और मोदी जी इस जेएनपीसी की रक्षा तो कर ही रहे हैं, उसके द्वारा लूटे हुए काले धन की भी रक्षा कर रहे हैं। और वो रक्षा करने में और इस सीमा तक चले जाते हैं कि वो जो डकैत मंडली है, राहुल गांधी वगैरह जो है, वो उल्टे इसे कहते हैं कि भाई हमारा 15 लाख रुपया लाओ। उल्टे इनसे कहती है और इनको और ये जवाब देते हुए फिरते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, हमसे तो हमने ये कहा था, हमने वो कहा था। और जब भी मौका होता है वो डकैत जो है मोदी जी को चोर भी कहता है। और कभी भी पलट करके इतना नैतिक साहस नहीं हुआ मोदी जी का अब बीजेपी वालों का कि पलट कर ये कहें कि भाई कि चोर तो तुम हो और तुमने लूटा है। ये जो है एक नैतिक जो है माने कि एक कंफ्यूजन जो भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है। देश जबकि जान रहा है कि डकैत कौन है, लेकिन इस तरह से जो व्यवहार है कि वो मोदी जी को चोर कहता है, चौकीदार चोर कहता है, और ये इतना नैतिक साहस नहीं होता है मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी वालों का कि पलट के कह सकें कि भाई चोर और डकैत तो तुम हो, तुमको क्या कहने का अधिकार बनता है। तो इस तरह का एक नैतिक माने भ्रम की स्थिति जानबूझ करके ये पैदा की गई भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के द्वारा, ताकि उस पर से जो आरोप है डकैती का और या काला धन जमा करने का, वो जनता जो है ये उस आरोप से उसको बरी करे और ये मान ले कि भाई कि ये डकैत नहीं है। वो तो इसी में और इस संबंध में ये भारतीय आवाम ताकत दल बताना चाहता है कि ये खबर भी मिली है, दबी हुई खबर, कि जो ही ये 5 साल बीतेगा या जो ही आपका जो है 2024 का चुनाव आएगा, तो यही जेएनपीसी कहेगी कि भाई कि इनकी 10 साल का शासन रहा, इनकी सरकार रही, और एक भी जो है वो आरोप कि हमने ये लूटा है, ये सिद्ध नहीं कर पाए, ला नहीं पाए, तो हम तो बिल्कुल धुल गए। ये दबी हुई खबर है और जो कि इसे जेएनपीसी की ओर से आ रही है। और उसी साजिश में ये मोदी जी और जो है ये भारतीय जनता पार्टी वाले लगे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं ये जेएनपीसी के खिलाफ, और आरोप जो कुछ है भी, तो वो जो भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हो गए हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जो केस किया हुआ है उसी केस को गिनवाते हैं ये सब। इस सरकार के द्वारा एक भी केस वो लाज नहीं है।
और जरा सा ये देश के लोग जरा समझे। हालांकि देखिए, चूंकि विषय थोड़ा सा, ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है, जिसने अरबों खरबों लूटा है इस देश का। आज की तारीख में जो खबर है कि 80 लाख करोड़ काला धन वो जो है सोनिया गांधी के नाम से है विदेशी बैंकों में, और 35 से लेकर 40 लाख करोड़ ये जो गद्दार राहुल है इसके नाम से। तो इतनी बड़ी लूट के सामने ये क्या गिनाते हैं, 1000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की बात ये भारतीय जनता पार्टी वाले या मोदी की सरकार जो है दिखा करके देश की आंखों में धूल झोंकते हैं सब। और धूल ही नहीं झोंकते हैं, ये दिखा करके इनकी बड़ी लूट को ढकने की साजिश करते हैं बीजेपी वाले। तो बीजेपी वाले यानी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर के लाए और राष्ट्र के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कि इस डकैत जेएनपीसी को ढकने के लिए हर साजिश, और एक कुछ साजिश जो है मैंने आड़ में पीछे पर्दे के पीछे, और कुछ सामने भी भाई जब तक मोदी है तब तक जो है मजे लेने का मौका उठाइए, मौका लीजिए। इस तरह की जो गद्दारी है मोदी जी की, इस देश को बर्दाश्त नहीं है। जिन डकैतों को, जिन देश के दुश्मनों को भारत की पावन धरती से मिटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, उनको ये कह रहे हैं कि मजे लेने का मौका लीजिए। ये वाम दल क्या है, ये जेएनपीसी क्या है, भारतीय वाम ताकत दल तो बता ही रहा है, लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके साथ, और यही नहीं, सिर्फ जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस ही नहीं, वामदल ही नहीं, इनके साथ जो इकोसिस्टम है पूरा इनका, पूरा भारत विरोधी मीडिया बराबर बताया है ये भारतीय ताकत दल ने। अब देखिए, वास्तव में ये एपिसोड तो सोच रहे थे कि जो है इस आरक्षण से क्या क्या नुकसान है ये बताने पर है, लेकिन ये थोड़ा विषय इधर उधर घूम जाता है, लेकिन बताना जरूरी है। तो इन समूह का जो इकोसिस्टम है, भारत विरोधी मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन और ये न्यूज़ 18 इंडिया, सबके सब 2-3 हैं भी जो आपके जी न्यूज़ हुआ, रिपब्लिक भारत हुआ, इंडिया टीवी हुआ, ये सब सिर्फ दिखावे के हैं। ये जब नेहरू की बात आएगी, ये दुबक्कर कभी नहीं कहते कि नेहरू गद्दार है या इंदिरा गद्दार है, कभी नहीं। तो तुम जब इस देश के दुश्मन को गद्दार तुम कह सकते ही नहीं हो, तो किस काम के तुम्हारी वो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति सिर्फ जो है कृत्रिम रूप में, पाखंडी रूप में ये सब देशभक्त है। जो देशभक्ति की बात माने इनकी देशभक्ति है जी न्यूज़ वालों की और ये इंडिया टीवी वालों की और वो रिपब्लिक भारत की। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में सबसे बड़ा गद्दार है द हिंदू इंग्लिश डेली। वो क्या गद्दारी कर रहा है, किस तरह से वो डैमेज कर रहा है, इसका विस्तार से किसी एपिसोड में बताया गया है। और उसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी वो अंग्रेजी वाले, नव भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, सब हैं।
और दैनिक जागरण का हिसाब वही है जो 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 जो, जो आपका वो इंडिया टीवी का 50-50 हमेशा 50 जो है इन गद्दारों के लिए और 50 जो है दिखाने के लिए कि वो बीजेपी के साथ में है। तो ये जो इकोसिस्टम है ये मीडिया का रहा। इसी प्रकार भारत विरोधी पत्रकारों का एक गिरोह है, और फिर कन्हैया कुमार गिरोह है, असदुद्दीन गिरोह है, और फिर इसके बाद आपका जो है वो लुटियन गिरोह है, अर्बन नक्सल है, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है, बारूदी बौद्धिक वर्ग है, और कुछ जो है वो छुट भैया किस्म के जो है वो मीडिया है, द प्रिंट, द क्विंट, कारवा, द वायर। ये अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी साम्राज्यवादी ताकतों की माने एंटी इंडिया इंटरनेशनल इंपेरियलिस्ट फोर्सेस के जो मीडिया है, वो जो लंदन से निकलता है, गार्जियन और बीबीसी, और अमेरिका से वाशिंगटन पोस्ट, टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनसे मिलकर के बराबर झूठी रचित फैब्रिकेटेड कनकाक्टेड स्टोरी जनरेट करके भारत को कमजोर करना, बदनाम करना और भारत की आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालना। ये सारी शक्तियां जो है, हम नहीं कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है या मोदी जी ने पैदा, ये सारी शक्तियां पैदा की गई जो है वो पाली गई थी इस गद्दार और देश का दुश्मन जेएनपीसी वालों के द्वारा। और जब वो सत्ता में रहे तो पूरा इन सबों ने इसको पैम्पर किया, इसको वो थ्राइव किया, फैलाया। लेकिन ये जब ये बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, यानी इन मीडिया को जिसको कि जेएनपीसी वालों ने पैदा किया और पाला पोसा और यहाँ तक वो उसको बढ़ा के लाए, उसको ये भी पाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, ये भी पाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी वाले ये जो भारत विरोधी सब मीडिया वगैरह है, भारत विरोधी मीडिया नहीं कहते हैं, ये बोलते हैं कि ये मोदी की छवि खराब करते हैं, मोदी विरोधी है। ये सबसे बड़ी गद्दारी है भारतीय जनता पार्टी की कि जो देश के लिए खतरा हो, देश के लिए खतरनाक हो, देश के लिए गद्दार हो, और भारत का जो दुश्मन हो, उसको ये बीजेपी वाले कहते हैं कि वो मोदी विरोधी हैं। देखिए, इस तरह से कहना तो इन देश विरोधी ताकतों को की रक्षा करने के कारण जो है देश के खिलाफ गद्दारी तो है ही, उससे भी बड़ा पाप ये है कि इनके लिए मोदी जी जो है वो देश से ऊपर है। ये सबसे बड़ा पाप है। भारतीय जनता दल पूछना चाहता है कि हमारे इस भारत के आगे मोदी क्या है भाई, बताएं ना। मोदी की क्या औकात है भारत के आगे, बताएं ये बीजेपी वाले। लेकिन नहीं, जो भारत विरोधी ताकतों को ये बोलते हैं कि ये मोदी विरोधी ताकतें हैं, ये सबसे बड़ा जो है गद्दारी है बीजेपी वालों की। और बराबर भारतीय आवाम ताकत में इनका वर्णन भी किया है और आगे भी वर्णन करेगा। ये इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं, जो है जेएनपीसी, वामदल और उसका पूरा जो ये इकोसिस्टम जिसका कि नमूना अभी बताया गया है। इसको ये बीजेपी वाले कहते हैं ये मोदी विरोधी हैं। तो भारतीय जनता दल पूछना चाहता है कि इस भारत के आगे मोदी की क्या औकात है। तो सवाल इस बात का है कि उनके दिमाग में वो देश का महत्व नहीं है। ये वही मानसिकता है जेएनपीसी वाले
इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, ये वाली वही मानसिकता। और उसी के तमाम लोग तो इसमें इस बीजेपी में वो घुसपैठ भी किए हैं। खैर, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बीजेपी वाले जो है इन देश के दुश्मनों को बचा करके, यानी उनकी रक्षा करके, उनके पापों को धुल करके बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। तो उस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल जैसा बता रहा है कि भाई वो जितने भी ये संस्थान हैं उनमें हमारे इन अमर शहीदों का और इन राष्ट्रभक्तों का, बाबा साहब का नाम ला करके उनका उद्धार किया जाए। ये बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल आरक्षण के विषय में बताया है कि ये देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ी विभीषिका है। आरक्षण को लेकर के क्या है कि जो यानी हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनमें एक नए किस्म का जो नए सामंत साहब माने नियो फ्यूडल ओवरलॉर्ड्स पैदा हो गए हैं उन तबकों से, हमारे उन पिछड़े भारतीय भाई बहनों के तबके से। मायावती एक बहुत बड़ी सामंत साहब, अखिलेश मुलायम एक जो है वो बहुत बड़े, हालांकि ये शेड्यूल कास्ट नहीं है लेकिन ये ओबीसी वाले तो हैं ना। तो जो ये नए किस्म के जो सामंत साहब जो पैदा हो गए हैं, ये इन्हीं के जो अंडे बच्चे हमारे उन डिजर्विंग पात्र भारतीय भाई बहनों जिनके लिए मान लीजिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो उनका हक जो है ये मारते चले जा रहे हैं। और जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो अपने स्थान पर पड़े हुए हैं। तो ये उनका हक भी मार रहे हैं और फिर उन्हीं को दिखा करके ये आरक्षण व्यवस्था वो अंतहीन और अनंत काल तक जारी रहे, इसकी ये साजिश भी करते हैं। तो इनके दोहरे फायदे हैं। एक तो जो है उनका हक भी मार रहे हैं और उन्हीं को दिखा करके राजनीति भी कर रहे हैं और सत्ता का और जो है वो राजनीति करके सत्ता हथियाने की भी साजिश करते हैं। सत्ता का या कभी वो सत्ता भी हाथ लग जाती है, जिसे मायावती दो बार मुख्यमंत्री या दो तीन बार रह चुकी हैं। तो यानी हमारे पात्र भाई बहनों का हक भी मारना और सत्ता हथियाने का साजिश भी करना, सत्ता हथियाना, ये जो है ये दोहरी मार जो है वो भारतीय समाज ये झेल रहा है। तो ये आरक्षण जो है ऐसे लोगों की साजिश का परिणाम है। अब दूसरी ओर देखिए, आरक्षण के माध्यम से 25% 30% पर उनको जो है उनको उत्तीर्ण किया जाता है। इसका मतलब कि 25% 30% पर भी उनकी जो क्षमता है, जो बौद्धिक काबिलियत है, उसको स्ट्रैंगुलेट, उसको जो है कुंद किया जाता है, जबकि उनकी क्षमता 100% है, उससे भी आगे।
इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ये कहना चाहता है कि हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों में किसी और की अपेक्षा कम प्रतिभा नहीं है, उनकी भी प्रतिभा उन्हीं के बराबर है, बशर्ते उस प्रतिभा का, उस टैलेंट का, उस ब्रिलियंस ऑफ माइंड का हम वो अवसर दें कि वो निखर के आए। तो भारतीय जनता दल उनको जो 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 इज्जत देना चाहता है, उनकी प्रतिभा को निखार करके उनकी 100% या 100% से अधिक जो क्षमता है काबिल बनने के, वो निखार करके जो है वो इज्जत उनको बख्शना चाहता है, वो प्रतिष्ठा उनको देना चाहता है और भारत की मुख्य धारा में लाना चाहता है। भारतीय जनता दल उनको इस रूप में वो देखना चाहता है कि हमारे उस तबके से सिर्फ एक ही अंबेडकर नहीं, हजारों अंबेडकर जो है वो पैदा हो, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे से अच्छे जो है उद्योगपति और यानी व्यापारिक नेता, यानी कमर्शियल लीडर, अच्छे से अच्छे शिक्षाविद, वो एजुकेशनिस्ट, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे जो वकील, अच्छे से अच्छे जो है जजेस, ये तमाम जब ये लोग आए तब उनकी प्रतिष्ठा जो है जो कि भारतीय जनता दल सोच रहा है बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ये इस संबंध में माने ये अलग अलग कुनबों में जो आइसोलेशन किया है उस आइसोलेशन को तोड़ करके भारतीय जनता दल सबको साथ में लाना चाहता है। अब ये माने कुछ लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अधिकार उनका है, लेकिन भारतीय जनता दल का जहां तक मेरा भी है, सबको साथ में लाने का और सारे बैरियर्स को, सारी बाधाओं को तोड़ करके इसको समझाने के लिए हमने बल्कि एक उदाहरण भी दिया कि एक अवसर था अपने गांव में, मेरे बेटे की शादी थी और मेरे बेटे की शादी के अवसर पर एक भतवान जो है वो कार्यक्रम था। तो उसमें सबको भगवान मानते, सबको जो गांव के आसपास के लोगों को खाना वाना वो खिलाना होता है। तो अब देखिए जो गांव का वातावरण होता है तो उसमें काफी भेद होता है गांव के अंदर ही। अब जैसा पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, फिर से बोल देते हैं कि भतवान के कार्यक्रम करने के लिए जब मैं उस गांव में गया तो गांव में जो प्रतिष्ठित लोग थे उनको मैं बुलाया और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई ये भतवान के कार्यक्रम में हम जो है सबको बुलाना चाहते हैं। तो लोग बोले, चूंकि गांव में बड़ा बंटवारा भी रहता तो वो उन सबों ने कहा कि देखिए साहब कि यदि आप इनको बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे, यदि आप उनको बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे, और यदि आप हमको बुलाना चाहते हैं तो कम से कम उनको मत बुलाइएगा। शुरू हो गया। तो हमने कहा देखिए भाई, ये जो कार्यक्रम है सबको साथ में लाने का है, और जहां तक हमारा प्रश्न है, हम सभी को आदर के साथ सबको बुलाएंगे, सबको निमंत्रण देंगे और सबका आवभगत करेंगे। और ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे इस आदर और सम्मान के निमंत्रण को किस रूप में लेते हैं। लेकिन जहां तक हमारा प्रश्न है, हम सभी को आदर के साथ बुलाएंगे भी, दावत देंगे भी और सम्मान और सत्कार भी करेंगे। तो ठीक है साहब, देख लीजिएगा।
तो बोला कि साहब ये तो समस्या खैर हो गई, एक समस्या और भी इससे भी जटिल है। क्या? तो हमने पूछा भाई वो क्या है? कहें साहब ये जो अब हरिजन बोलते हैं वहाँ पर, हालांकि भारतीय आवाम ताकत दल के शब्दावली में हरिजन शब्द नहीं है, सिर्फ पिछड़े भारतीय भाई बहन। तो बोले कि ये हरिजन लोग जो है ना, ये खाना खाने के बाद पत्तल नहीं उठाते हैं। तो बताइए सब, अब उनका पत्तल कौन उठाएगा? सब हमने उनके सामने बात रखी कि देखिए भाई, जिनको हम बुला रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं, और अतिथि के विषय में हमारे महापुरुषों ने जो हम सभी को सीख दी है, जो रास्ता बताया है कि अतिथि जो है देवो भव, अतिथि जो है ईश्वर तुल्य होता है, खुदा तुल्य होता है। तो उसकी खिदमत की जाएगी, और उसकी इस खिदमत में यदि पत्तल उठाने की भी नौबत आएगी तो पत्तल भी उठाया जाएगा। और मैंने कहा कि एक बात आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यदि कोई नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊंगा। तो बोले कि साहब देख लीजिए, कोई बात नहीं। फिर वो दिन भी आया, वो दिन भी आया। तो खास करके कुछ हमारे वही जो पिछड़े हमारे भारतीय भाई बहन आए, तो वो खड़े थे। तो उनको मन किया भाई कि आप खड़े क्यों हैं, खाट पर बैठिए, सबके साथ बैठिए। तो कुछ लोग जो रूढ़िवादी किस्म के थे, बहुत माने आश्चर्यजनक और भी निगाहों से हमको देख रहे थे कि ये साहब, ये कौन साहब हैं जो कि सबको बिठा रहे हैं खाट पर। तो इसके बाद जो है, और मैंने कहा कि वो अलग अलग जो है वो पंक्ति नहीं लगे कि सब लोग साथ में बैठेंगे। हालांकि उसमें भी अलग अलग पंक्ति लगाते हैं कि ये जो है वो फॉरवर्ड लोगों का है, तो ये उनका है तो उनका है। इस तरह की क्या भेद विभेद गांव में चलता है। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं, सब लोग जो लोग भी आ गए हैं वो खाट पर ही बैठेंगे, और वो एक साथ ही खाएंगे। तो फिर वही बात हुई कि भाई पत्तल उठाने की। तो हमने देखा कि भाई कुछ संकोच है लोगों में। तो 15-20 सेकंड हमने खाने के बाद जब उन लोगों ने भोजन कर लिया, तो खाने के बाद जो है, अब इसके बाद हम बगैर किसी के पूछे, और खास करके उन जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन थे, उन्हीं के पत्तल उठाए, और बाकी का तो उठाने के लिए लोग तैयार थे ही, उन्हीं का पत्तल नहीं उठाने में समस्या थी। उठाने लगे तो बाकी लोग जो तमाशा देख रहे थे, तो बोले कि अरे सर अब आप क्यों उठा रहे हैं? मन कर भाई, जब आपके मन में संकोच है, आपका विचार जो है वो गवाही नहीं दे रहा, आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रहे, तो कोई बाध्यता नहीं है। कह रहे नहीं सर, नहीं अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अरे अच्छा क्या प्रश्न नहीं है इसमें, अच्छा भी अच्छा का। तो मैंने कहा तो वो फिर भी उसमें से एक आए, फिर 2 आए, 4 आए, और सब लोग धीरे धीरे करके वो शामिल हो गए। मतलब कि बोलते हैं ना अंग्रेजी में कि द आइस ऑफ द प्रॉब्लम थॉड, THAWED, थामना होता है पिघल जाना, यानी समस्या का बर्फ जो है इस तरह से वो पिघल गई। भारतीय जनता दल बस ये बताना चाहता है कि अलग अलग जो दीवारें हैं, कि हम अपने पिछले भारतीय भाई बहनों से नहीं मिलते हैं, मिलना चाहिए। अब हम तो जब भी पिछले भारतीय भाई बहनों के साथ जरूर जाते हैं, जब उनके साथ बैठते हैं और पानी जरूर मांगते हैं पीने के लिए, तो बहुत मैं भी सम्मानित मैं वो महसूस करता हूं, और वो भी।
तो उसी से अंदाज आता है कि हम उनके साथ उठे बैठे और मिक्स हों, इसी से वह काफ़ी, और इसी तरह से तमाम वो गतिविधियाँ हैं। और इसी तरह से जो आइसोलेशन में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उनके साथ भी मेल मिलाप होना चाहिए। और हमने ये बताया भी है कि जो गेटोइजेशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इस गेटोइजेशन की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। जत्थेबाजी कि साहब ये जो है वो पिछड़े भारतीय भाई बहनों का की बस्ती है, ये मुसलमानों की बस्ती है, तो फलानी की बस्ती, गलत है। ये बस्ती या कॉलोनी जो भी बसाई जाए, सबको एक साथ में। और इसी तरह से जो है ये जो संस्थान बने हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो इस्लाम आस्था के अलावा के लोगों को उसमें जो है वो पोस्ट करना चाहिए। कम से कम वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार शुरू करिए, और बाद में धीरे धीरे और स्टाफ में, ताकि सब लोग संस्थान में सब लोग साथ में रहे। उसी तरह बीएचयू में कोई आवश्यक नहीं कि जो है वो जो हिंदू समाज से जो है वो उसमें ऑफिस बेरर हों या वाइस चांसलर हों या वो उसके रजिस्ट्रार हों, तो कम से कम उसके वाइस चांसलर या उप कुलपति और उसका जो रजिस्ट्रार है, यहाँ से शुरू करिए। अदर देन उनके अलावा वो हिंदू सनातन के समाज के अलावा लोगों को लाइए, उसमें इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों के समाज से लाइए, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से लाइए, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से लाइए, हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनसे लाइए। तो ये आपस में बोलते हैं अंग्रेजी में इंटरमिंगलिंग, आपस में मिलना, उठना बैठना, इसी से जो है भारतीयता की शुरुआत हो गई। देखिए एपिसोड ये बहुत लंबा हो गया कोई बात नहीं है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।